मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। इनर्शिया क्या होता है, जो बताया था मैंने आपको कि जब लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। वो इनर्शिया केवल बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर कोई रोटेशन मोशन हो रही है और उसमें कोई चेंज हो रहा हो तो जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करेगा उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। पहला तो मास ऑफ बॉडी, दूसरा साइज ऑफ बॉडी, तीसरा लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और चौथा मास डिस्ट्रीब्यूशन। बताया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो को देख लोगे तो उसमें आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी बताया था मैंने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एम आर स्क्वायर था। जिसे मान लीजिए ये आपका मास है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे आर डिस्टेंस पर एक मास एम था। तो इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। क्या होगा, एम आर स्क्वायर। फिर मैंने बताया था कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल एम आई ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ एक बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है, उसका आपको एम आई निकालना है। तो चलो कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, ये एक बॉडी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, और इसके अंदर एक मास m1 है, इसकी दूरी क्या है r1 है, इसके अंदर मास दूसरा m2 है जिसकी दूरी क्या है भैया r2 है। ऐसे ही एक मास mn है, दूरी क्या है इसकी rn है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो पहले पार्टिकल का इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया, डॉट 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 डॉट, nवें पार्टिकल का। पहले पार्टिकल का इनर्शिया क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा m2 r2 स्क्वायर, डॉट 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 mn आर एन स्क्वायर। ये हो गया आपका पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल करके क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं भैया कि मान लीजिए, देखिए आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ बॉडी और हाँ, जो मास ऑफ बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी का स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, आपको नाम है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत लंबे छोटे पार्ट में नहीं बताने वाला। ठीक है, और देखिए भैया रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ GYRATI1 कैसे लिखते हैं इसको, इससे लिखते हैं। चलो करते हैं भैया, एक बॉडी है तो उसके अंदर जितनी पार्टिकल होंगे सबका मास क्या होगा, आइडेंटिकली होगा, क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो फॉर अ गिवन बॉडी, फॉर अ गिवन बॉडी, डेफिनेशन मैं नीचे लिखूंगा। फॉर अ गिवन बॉडी जो पार्टिकल है m1 m2 m3, सबका मास क्या होगा, बराबर होगा किसके, m के। किसी भी एक बॉडी के लिए हर पार्टिकल का मास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, हर एक पार्टिकल का मास एक गिवन बॉडी के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम कैसे लिखते हैं। तो भैया एक बार बताओ, ये मैंने एक बना दी बॉडी, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसकी रोटेशनल स्पीड क्या है, ओमेगा। जितनी बॉडी की रोटेशनल स्पीड होती है उसके अंदर प्रेजेंट हर पार्टिकल की रोटेशनल स्पीड भी क्या होती है, उतनी ही होती है। ठीक, ये m पार्टिकल था, इसकी दूरी r1 थी। ये m पार्टिकल था, इसकी दूरी क्या थी, r2 थी। ये m पार्टिकल है, इसकी दूरी क्या है, r3 है। ऐसे ही ये m पार्टिकल है, इसकी दूरी क्या है, rn है। ठीक है, सब आना है, सबका मास क्या सेम ही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस बॉडी का कुल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टोटल एम ओ आई क्या होगा इसका,
आई इक्वल्स में पहले पार्टिकल का इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया डॉट 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 डॉट, एनवे पार्टिकल का इनर्शिया। सारे पार्टिकल का इनर्शिया निकाल करके मैंने जोड़ दिया। पहले पार्टिकल का इनर्शिया क्या होगा, एम आर वन स्क्वायर एम आर टू स्क्वायर डॉट 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 एम आर एन स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने सबसे क्या किया, मास कॉमन ले लिया, आर वन स्क्वायर आर टी स्क्वायर डॉट 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 आर एन स्क्वायर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा मैं बता दूं, इसके अंदर जो कुल पार्टिकल है, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो कुल पार्टिकल की संख्या है वो है एन। यहां पे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन गिवन बॉडी क्या है, एन है। जिस बॉडी के अंदर जो कुल पार्टिकल की संख्या कितनी है, एन है। और हर पार्टिकल का मास क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल। हर पार्टिकल का मास क्या भैया, ठीक है। तो मैंने कहा भैया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, हर पार्टिकल का इनर्शिया निकाल करके उनको ऐड कर दिया। अच्छा आपको पता है कि बॉडी के अंदर एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा मास लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर जितने भी पार्टिकल है, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन उस पॉइंट पर सबका इंपैक्ट जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा भैया इस बॉडी के अंदर ये वाला एक पॉइंट है जहां पर इस बॉडी का पूरा मास लाई कर रहा है, ये रहा। इसे क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास। क्या बोला, इस पॉइंट पर इस बॉडी का पूरा मास लाई कर रहा है। अच्छा इस पॉइंट का कुल मास कितना होगा, आपको पता है इसके अंदर कुल कितने पार्टिकल है, एन, और प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल एम। तो इस पॉइंट का कुल मास क्या होगा, स्मॉल एन इंटू में एन इंटू में स्मॉल एम। ये हो गया टोटल मास ऑफ बॉडी, क्या होगा एन इंटू में स्मॉल एम। वही क्या होगा, इस पॉइंट का भी मास होगा, क्योंकि ये क्या है, ठीक है। तो ये इस पूरी बॉडी का मास हो गया। यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल सॉरी एन इंटू में नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू में मास ऑफ ईच पार्टिकल, क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गिवन बॉडी। ये गिवन बॉडी का कुल मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको पता है जितना बॉडी का मास होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का भी मास होता है, याद है। मास ऑफ बॉडी बराबर में मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है किस किस को याद है, जो सेंटर ऑफ मास का मास होता है वही बॉडी का मास होता है। तो इस बॉडी का कुल मास कितना हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसके अंदर, एन, और हर पार्टिकल का मास क्या है। तो हमने बोल दिया इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। अच्छा इस पॉइंट की कुछ दूरी होगी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मैंने कहा इस पॉइंट की जो दूरी है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको किससे लिखा मैंने, के से। क्या लिखा, के। यही क्या है भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन। यही क्या है, के ही जो है, के ही जो है वही क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है वही क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का। और इससे इस डिस्टेंस से और उस पॉइंट से जो इनर्शिया निकलेगा वही इनर्शिया क्या होगा, इस इनर्शिया के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया हमने क्या किया, एंड इनर्शिया क्या हो गया, इससे सेंटर ऑफ इस वाले एक्सिस से इस वाले के को लेकर के मैंने इनर्शिया निकाला। तो इनर्शिया क्या होता है, इस बॉडी का इनर्शिया कैसे निकलेगा, मास, पूरी बॉडी का मास क्या है, एन इंटू में एम, एन इंटू में एम पूरी बॉडी का मास है, और उसकी दूरी कितनी है, के स्क्वायर। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये हो गया, ये भी पूरी बॉडी का इनर्शिया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस से, और ये भी पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस से। तो ध्यान रखना, अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा तो आप चाहे रेडियस ऑफ डायरेक्शन से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे इंडिविजुअल पार्टिकल को ऐड करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दोनों का इनर्शिया क्या आता है, सेम रहता है, प्रोवाइडेड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल का इनर्शिया निकाल करके सम करना और रेडियस ऑफ डायरेक्शन से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक ही बात है, समझ गए। ठीक है, तो हमने कहा फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहली और सेकेंड इक्वेशन से हमने देखा कि ये क्या था, R1 स्क्वायर RT स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर बराबर में n स्मॉल m इंटू में k स्क्वायर, सॉरी m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डॉट 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 R3 स्क्वायर RN स्क्वायर अपॉन में n हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर अपॉन में, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, ये जब ही बराबर होंगे, ये दोनों इक्वेशन जब भी बराबर होंगी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा। कहीं आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो भैया बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऐसे आया है और जो रेडियस ऑफ गायरेशन से आया, दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक बात और बता दूं, रेडियस ऑफ गायरेशन जो एक ही बॉडी के, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड किस पे करती है, बताओ, दिमाग लगाओ जरा, बताओ। रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को चेंज करते रहोगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो ध्यान रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड करती है भैया। अगर मान लीजिए आप ये बॉडी लो, सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स ही रहेगा ना बॉडी का, ये रहा, आपने ये एक्सिस लिया, एक एक्सिस ये लिया, एक एक्सिस ये लिया, एक्सिस नंबर, एक्सिस ऑफ रोटेशन नंबर 3, एक्सिस ऑफ रोटेशन नंबर 2, एक्सिस ऑफ रोटेशन नंबर 1। तो भैया यहां से तीनों एक्सिस से अगर आप इससे घुमाओगे, इससे घुमाओगे, इससे घुमाओगे, तो तीनों एक्सिस से रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आने वाली है। इससे इतनी आएगी, इससे इतनी आएगी, और इससे इतनी आएगी। तो भैया रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, दोबारा बोल रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बॉडी का वही टोटल इनर्शिया देता है जिस प्रकार से आप, ठीक है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो या तो सारे पार्टिकल का इनर्शिया निकाल करके ऐड कर दो, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। ठीक है, और सही रेडियस ऑफ गायरेशन से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना कि MOI ये वाला इनर्शिया का होगा, हर पार्टिकल का इनर्शिया जो रहेगा अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो किसके बराबर आएगा, टोटल MOI ऑफ बॉडी। ये किसके, और यही इसी इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, क्या होगा, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास वही होता है जो मास ऑफ क्या होता है, क्या होता है, बॉडी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने हर पार्टिकल को ऐड करके निकाल रखा है वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मास पता और सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पता हो। ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। तो हम कह सकते हैं, सो रेडियस ऑफ गायरेशन, सो रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन इज द perpendicular separation in between axis of rotation and center of mass। एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास का बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। बहुत लंबी छोटी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे में कराई है ताकि आप आसानी से याद रखो, और आपको आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ और रिलेशन है, जैसे भैया सम इंपोर्टेंट रिलेशन, सम इंपोर्टेंट रिलेशन। पहला है
इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको पता भी है कि जैसे अभी हमने बताया था कि जिस प्रकार से रोटेशन मोशन में फोर्स होता है वैसे टॉर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट वहां पे एस होता है तो यहाँ पर थीटा होता है, स्पीड जो होती है एंगुलर स्पीड जो होती है वहां पर वी, वहां पर स्पीड जो होती है वी से लिखते हैं, यू से लिखते हैं, और यहाँ पर ओमेगा से लिखते हैं। ऐसे ही हर चीज होती है, बस वो रोटेशन मोशन की टर्म में लिखी जाती है। ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वहां पर काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगी, लेकिन यहां पर क्या होगी, अब यहां पर नहीं होगा ऐसा कुछ भी, एम तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो देखते हैं, पहले कुछ रिलेशन ध्यान रखो, ठीक है, ये मैंने पहले भी करा रखे हैं रिलेशन, आपको ध्यान रखना साइड में। देखिए एक पार्टिकल मान लीजिए घूम गया यहां से यहां तक, ठीक है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको एक्स से लिख दो, यहां से यहां तक के एंगल को हम थीटा कहते हैं, और ये क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है, पता ना। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है, टी है, T1 क्या है 0 और T2 क्या है। तो आपको मैथ्स में पता होना चाहिए कि आर्क जो होता है यानी एक्स जो होता है वो रेडियस और एंगल के प्रोडक्ट के बराबर होता है, पता। अब हमें पता है टाइम बीतेगा तो क्या क्या चेंज आएगा, टाइम बीतेगा तो एक्स चेंज होगा और थीटा चेंज होगा, यानी टाइम के साथ किसके अंदर वेरिएशन आ रही है, एक्स और थीटा के अंदर, रेडियस नहीं चेंज होने वाली है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, क्योंकि हमें पता भी है दो, इधर एक्स चेंज होगा टाइम के साथ, इधर थीटा चेंज होगा टाइम के साथ, तो अगर मैं दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दूं तो एक्स अपॉन में टी, आर को नहीं डिवाइड करो क्योंकि आर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, थीटा का डिवाइड करूंगा, तो ये क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, रेडियस, और ये क्या होता है, ओमेगा, क्या होता है, ये हो गया। अच्छा, यदि आप इस पे टॉर्क लगा दो, कोई बॉडी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ऐसी जब रोटेशन मोशन में आप टॉर्क लगाओगे तो वो बॉडी भी क्या करेगी, एक्सेलरेट कर जाएगी, उसकी भी एंगुलर स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब ऑन अप्लाइंग टॉर्क, टॉर्क कैसे अप्लाई करते हो, फोर्स ही लगा के अप्लाई करोगे, तो फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, और टॉर्क लगाओगे तो ओमेगा चेंज होगा, ठीक है। देखिए फोर्स जब लगाते, टॉर्क लगाने के लिए लगाते क्या हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क, है तो वो फोर्स का इफेक्ट ना, टॉर्क भी, फोर्स भी लग रहा है ना। देखिए जब आप किसी भी पंखे पर फोर्स लगाते हो तो वहां पर टॉर्क भी लगता है और फोर्स भी लगता है। फोर्स क्या करता है, जो पार्टिकल है उनको घुमा देता है, और उसकी उसी का इफेक्ट हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो मैंने कहा भैया ऑन अप्लाइंग टॉर्क, हमने टॉर्क अप्लाई किया तो वी क्या हो गया, वेरिएबल, और ओमेगा भी क्या हो गया, ये दोनों ही वेरिएबल हो जाएंगे। टॉर्क लगाने पर जो बॉडी है जो घूम रही है उसके पार्टिकल की वेलोसिटी बदल जाएगी, और साथ साथ में उनकी रोटेशन स्पीड भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दोनों साइड में टी से डिवाइड कर दो। जब हम दोनों साइड में टी से डिवाइड करेंगे क्योंकि टाइम के साथ अब वेलोसिटी बदलेगी और ओमेगा भी बदलेगा, तो क्या होगा भैया आपका, वी अपॉन में टी, आर ऐसी रहने दीजिए, ओमेगा अपॉन में टी, ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, ये रेडियस, और ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कुछ रिलेशन है जो आपके काम आएंगे, ये बस आपको ध्यान रखना है, बाकी डेरिवेशन में नहीं, जो आते हैं डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। पहले बताया था कि याद रखने के लिए, अब दोबारा बता दें। तो काइनेटिक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये घूम रही है, इसका एक पार्टिकल है m1, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, ठीक है, v1 है, और इसकी दूरी क्या है, r1। सर्कल में घूमेगा तो सर्कल में घूमने की कुछ वेलोसिटी होगी ना, एंगल कवर करने की वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा से लिखते हैं,
लेकिन सर्कल में जो घूमेगा उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। कोई पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है ना, तो सर्कल में भी घूम रहा है, साथ साथ में एंगल भी कवर कर रहा है। तो जो एंगल कवर करने की वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं ओमेगा, ठीक है। और जो पाथ पे सर्कल पे चलने की वेलोसिटी है, उसके सरकमफेरेंस पे चलने की वेलोसिटी है, वो v ही होती है। क्या होती है? अच्छा, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m2, उसकी वेलोसिटी क्या है, v2, और दूरी क्या है। ऐसी एक nवा पार्टिकल है, इसकी दूरी क्या है rn, इसकी वेलोसिटी क्या है vn, और इसका मास क्या है mn। तो अब देखिए भैया, पहले पार्टिकल टोटल काइनेटिक निकालना मैं इसकी। टोटल काइनेटिक क्या होगी, पहले पार्टिकल काइनेटिक, दूसरे पार्टिकल काइनेटिक डॉट 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 डॉट, nवे पार्टिकल काइनेटिक। इस बॉडी की कुल काइनेटिक किसके बराबर होगी, सारे पार्टिकल काइनेटिक के सम के बराबर होगी। पहले पार्टिकल काइनेटिक क्या होगी, हाफ m1v1 स्क्वायर बोला, हाँ। दूसरे पार्टिकल काइनेटिक क्या होगी, हाफ m2v2 स्क्वायर डॉट 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 हाफ क्या होगा, mn vn स्क्वायर, ठीक है। हाफ कॉमन ले लो, यदि हमने हाफ कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, m1, v1 क्या होगा, v क्या होता है, आपको बता दूं, एक रोटेशन मोशन में जितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मान लीजिए बॉडी 1 सेकंड में 40 डिग्री का एंगल घूम गई, तो बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है सबका एंगल क्या होगा, 40 डिग्री चेंज होगा। यानी हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन मोशन में जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके अंदर जितने पार्टिकल है उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, कितना एंगल बनाया, 360 का, तो उसके अंदर जितने पार्टिकल हो सबने भी 360 का एंगल बना ही लिया होगा। यानी सबका ओमेगा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, वेलोसिटी अलग अलग होती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। कोई बताएगा क्यों, देखो देखिए, वेलोसिटी अगर मैं टर्म यूज करूं तो इसका मतलब रास्ते पे चलना है उसको, और एंगुलर वेलोसिटी अगर टर्म यूज करूं तो एंगल कवर करना है। आप एक बात बताओ, मैं कैसी बना दे रहा हूं सर्कल, एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर है, इन दोनों पार्टिकल में क्या डिफरेंस रहेगा बताइए ना मेरे को। ये देखिए, एक साइकिल जब होगी, ये बॉडी एक साइकिल पूरी कर लेगी, तो इसका एंगल और इसका एंगल क्या होगा, सेम होगा। यानी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन पाथ पे चलने की वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होगी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। जब एक साइकिल होगी तो ये पार्टिकल भी एक साइकिल कर लेगा, ये पार्टिकल भी एक साइकिल कर लेगा, ये पार्टिकल 2 पाई का एंगल कवर कर लेगा, ये पार्टिकल भी 2 पाई का एंगल कवर कर लेगा, लेकिन दोनों का ओमेगा सेम हो गया, यानी दोनों की एंगल कवर करने की वेलोसिटी सेम है। लेकिन अगर मैं पाथ कवर करने की वेलोसिटी की बात करूं तो इस पार्टिकल ने उतने ही टाइम में एक बड़ा सर्कल कवर किया, और इस पार्टिकल ने उतने ही टाइम में एक छोटा सर्कल कवर किया। छोटा सर्कल कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा सर्कल कवर करने में नहीं ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा ना। लेकिन दोनों सेम टाइम में करें, इसका मतलब बड़े वाले सर्कल की में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और छोटे वाले पार्टिकल सर्कल में जो पार्टिकल है उसको उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। ध्यान रखना, अगर रोटेशन मोशन हो रही है, चलो एक एग्जांपल मैं और देता हूं। ये पंखा घूम रहा है आपके घर में, ऊपर देखो, तो इसमें देखोगे तो जो पंखा है, पंखे के अगर पंखड़ी के जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जो रॉड है, उसके पास में आप कहीं हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में कम इंजरी आएगी। लेकिन पंखड़ी के एंड में हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में ज्यादा इंजरी आएगी। पता क्यों, क्योंकि जो पंखड़ी के एंड वाला पार्टिकल है उसका सर्कल बड़ा है, सर्कल बड़ा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि भैया जितने पंखा एक बार घूमेगा, हर पार्टिकल एक बार में घूम जाएगा, लेकिन उसको घूमने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए एक्सट्रीम पार्टिकल पे जब हाथ लगाते हो, पंखे के एक्सट्रीम एंड पर जब आप हाथ लगाते हो, तो वहां के पॉइंट क्या होते हैं, वहां के पार्टिकल बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक क्या होती है, ज्यादा होती है। जब आपका हाथ उतनी तेज काइनेटिक से टकराएगा तो आपके हाथ में क्या होगी, इंजरी आ सकती है। समझ गया, तो अब देखिए भैया, तो पता लग गया भैया, हर पार्टिकल का ओमेगा तो सेम होता है रोटेशन मोशन में, लेकिन हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि हर पार्टिकल का सर्कल का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे बड़ी ज्यादा वेलोसिटी उसकी होती है जो सबसे बड़े सर्कल में घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया m1, v1 को क्या लिखूं, ओमेगा
r1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हर पार्टिकल क्या हुआ, सेम रहेगा, प्लस हाफ, अरे यार चलो, हाफ m2 ओमेगा r2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 हाफ mn ओमेगा rn का, ठीक है, हमने हाफ कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन आएगा, वो भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा m1 m2 डॉट 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 mn, ये क्या है भैया, पहला पार्टिकल का इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का इनर्शिया ये है, nवें पार्टिकल का इनर्शिया ये है, ये क्या हो गया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल MOI ऑफ बॉडी, ये हो जाएगा आपका हाफ, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने क्या लिख दिया, आई से ओमेगा स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी जो घूम रही है, बॉडी जो चलती है तो उसकी काइनेटिक होती है हाफ mv स्क्वायर, क्या होती है, लेकिन जो बॉडी घूमती है तो उसकी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है उसकी रोटेशनल स्पीड, समझ गए, ठीक है, समझ गए, आई क्या है, टोटल एमओआई, और ओमेगा क्या है उसकी रोटेशनल स्पीड। अगला देखिए, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और, तो हमें पता है नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डॉट 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 nवें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम को मैंने क्या लिखा है, L से, L1 L2 Ln, है ना। अच्छा, कल आपको याद है मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या करा था, ये था m1, ये एंगुलर मोमेंटम जो था, पहली बात तो आपको बता दूं, सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है, पता ना, उसका मास m1 ही होता है, उसकी रेडियस r1 ही होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी पार्टिकल सर्कल में घूमेगा उसके लिए अप्लाई होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, rp साइन थीटा, यहां पर देखिए अगर मैं इसको लिख दूं तो आर पी को लिख दूंगा एम वी साइन थीटा, क्या लिखूंगा, पी क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी होता है, ये जो थीटा होता है ना, वो एंगल होता है रेडियस और वेलोसिटी के बीच में, तो यहां पर रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस जो है, रेडियस और वेलोसिटी, वेलोसिटी है टेंजेंशियल और रेडियस तो रेडियस है ही, तो टेंजेंट जो होती है रेडियस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना कि इसके सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल की वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल देखा जाएगा तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 होगा, तो आप एंगुलर मोमेंटम को लिखोगे आर एम वी साइन 90, साइन 90 क्या होता है एम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आर एम वी, आर क्या है, पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है, पार्टिकल की घूमने की स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, तो भैया क्या होगा, L1 क्या होगा, M1 R1, और क्या होगा V1, ये होगा ना, अबे MVR होता है ना, पहले पार्टिकल होगा, दूसरे पार्टिकल क्या होगा M2 R2 V2, ऐसे ही एनवे पार्टिकल क्या होगा MM RN और VN, वेक्टर हटाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
एल इक्वल्स में क्या हुआ, M1 V1 को क्या लिखोगे, ओमेगा R1, बोला हाँ ओमेगा R1, क्योंकि आपको पता रोटेशन मोशन में ओमेगा सबका सेम ही होता है हर पार्टिकल का। तो क्या लिखा है, R है ये V1 है, M1 R1 V1 के यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा R1 है ना, M2 R2 V2 क्या लिखोगे, ओमेगा R2 डॉट 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 MN RN ओमेगा, ठीक है भैया, हमने लिख दिया L इक्वल्स टू में M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ही MN RN ओमेगा। अब हमने कॉमन क्या लिया, ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर डॉट 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 MM RN स्क्वायर। ये क्या हुआ, पहली पार्टिकल का इनर्शिया, ये दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या हुआ, ये टोटल क्या हो गया, टोटल MOI ऑफ गिवन बॉडी, इसको मैंने लिख दिया आई, तो ये हो गया L इक्वल्स टू में ओमेगा आई। L क्या है, बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा क्या है, रोटेशनल स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, और आई क्या है, बॉडी का कुल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगला रिलेशन है रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड MOI। अरे यार यहाँ पे टॉपिक का नाम गलत हो गया, एंगुलर मोमेंटम और एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। अच्छा आपको बता दो रोटेशनल, देखिए ध्यान रखना, कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हर पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, हर पार्टिकल का अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा, समझ गया। तो हम जानते हैं जो बॉडी घूम रही है टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल टॉर्क इक्वल्स टू में पहले पार्टिकल का टॉर्क दूसरे पार्टिकल का टॉर्क डॉट 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 nवें पार्टिकल का टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R1 F1 साइन थीटा, R2, वैसे आपको बता दूं कि रोटेशन मोशन में अगर कोई बॉडी घूम रही है, कोई बॉडी घूम रही है, ये दूरी है उसकी, ये मास है उसका, ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो रेडियस और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना बनने वाला है, तो R और A क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा क्या होता है 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। तो अब देखिए टॉर्क, ये क्या होता है R1 F1 साइन थीटा, ये क्या होगा R2 F2 साइन थीटा डॉट 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 RN FN साइन थीटा, है ना। टॉर्क R1, ये F1 को क्या लिखूंगा M1 A1 साइन थीटा, ये क्या होगा R2 M2 A2 साइन थीटा डॉट 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 RN MN AN साइन थीटा। और आपको पता भी है इस केस में रोटेशन मोशन में सब साइन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये होगा टॉर्क इक्वल्स टू में R1 M1 A1 को क्या लिखूंगा अल्फा R1। अब देखो ना पीछे बताया था ना, ये देखो A क्या होता है रेडियस इंटू में अल्फा होता है ना, तो इसको लिख दिया मैंने A1 को लिख दिया अल्फा R1 प्लस R2 M2 अल्फा R2, ये क्या होगा RN MN अल्फा RN। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या होगा टॉर्क इक्वल्स टू में M1 R1 क्या होगा M1 R1 स्क्वायर, और अल्फा कॉमन ले लो, पहले अल्फा कॉमन ले लिया M1 R1